नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आनंद में, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का मेंस का जो अपने टॉपिक्स हैं उनको लेके आज चलेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि मेंस के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही हम बात करें, इसमें पीएचडी हम ना करें। बेस क्या रहेगा इसका? अपना एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स रहेंगी। दो को ही हमने बेस लेके चला है और आने वाले जो सेशंस रहने वाले हैं उन सेशनों के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जितना ये है ना, इसको संपूर्ण मान के 2 या 3 बार यदि आपने रिवाइज कर लिया तो इसके अलावा आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लें। सिलेबस क्या है इसका? मोटे मोटे इसके 4 बिंदु हैं और इस पर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की तो पूरी पुस्तक इस पर लिखी हुई है, लेकिन इतना हमें नहीं करना है। यदि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2021 में जो आया था उसमें 17 नंबर के इस पार्ट में से प्रश्न आए थे। 18 में मेरे मित्र 12 नंबर के आए थे और 16 में 10 नंबर के आए थे। और 21 और 18 का जो अपना मेंस हुआ था उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, ये आप तय मान के चलना। तो इस बार भी दोस्तों साइड में निकल आया आपका इसको, अब ठीक। इस बार भी दोस्तों एक 10 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा और आप इसकी इंपॉर्टेंस ये मान के चलें कि अभी जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में आप देखेंगे कि 2 या 3 नंबरों से बच्चे बाहर हो गए। मतलब रैंकों का कितना डिफरेंस पड़ गया? 60-60, 70-70 रैंक का डिफरेंस हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार इसके आए हुए पिछले प्रश्न हैं उनको भी मैं एक बार आपको बता दूं, फिर सारी बातें अपन डिस्कस कर लेंगे। देखिए 2021 में पहला एक प्रश्न आया था कि वेयर डिड लियोनार्डो दा विंची ने अपनी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है द लास्ट सपर, 2 नंबर का एक प्रश्न आया था, लास्ट सपर पेंटिंग है विंची की, उसके बारे में पूछा था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा था। आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछा था। पढ़ा आएगा इसी में से, लेकिन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो बड़ी प्यारी करी थी, उसको भी हम देख लेंगे। फिर आपका 10 नंबर का प्रश्न आया था औद्योगिक क्रांति पर, तो औद्योगिक क्रांति से संबंधित प्रश्न भी अपन देखेंगे। वो औद्योगिक क्रांति के टॉपिक में जो आएगा उसको अपन देखेंगे। सिलेबस क्या है अपना? पुनर्जागरण देखेंगे, रेनेसा, और उसके बाद जो धर्म सुधार हुआ उसको देखेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। फ्रांस की क्रांति देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? क्रांति लिखा हुआ है। और 1779 ईस्वी तक की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम साम्राज्यवाद और उपनिवेश के बारे में, लेकिन कौन से कॉन्टिनेंट का देखेंगे? एशिया और अफ्रीका का देखेंगे। और एक सीधा सीधा सा प्रश्न आता है विश्व युद्धों का प्रभाव, इसके बारे में हम देखेंगे। सिलेबस जो आपका लिखा हुआ है उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आधुनिक विश्व का इतिहास, और उसमें 1950 ईस्वी तक के बारे में लिखा, मतलब आज़ादी तक के बारे में देखना है, 1947 के बारे में। अब वो कहाँ पर आ जाएगा? वो बेसिकली ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में 50 ईस्वी तक की बातें इसमें आ जाएंगी भैया। और विश्व युद्धों का जब हम प्रभाव देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव हम कहाँ तक स्टडी करेंगे? 50 तक का स्टडी करेंगे, उसके बाद कम नहीं देखेंगे। कीवर्ड्स के साथ मैं आपको इसको आगे इस टॉपिक को लेता चलूंगा। पहला हमारा मित्र है पुनर्जागरण, और हम धर्म सुधार को देखेंगे। स्टार्टिंग में रहना सा जिसको आप कहते हो, पुनर्जागरण, री की मात्रा जा पे आएगी। पुनर्जागरण, किसी सोते हुए को जगाना, क्या हो जाएगा? वो तो हो गया जागरण। और जगे हुए को जगाना क्या हो गया? पुनः जागरण। पुनर्जागरण 2 शब्द से है, इसका अर्थ निकल के आता है। सीधे डेफिनेशन पे चलते हैं। यूरोप में 13वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए थे, और वह मूलभूत परिवर्तन किस में हुए थे? वह मूलभूत परिवर्तन उनकी कला में, उनके साहित्य में, उनके विज्ञान में, उनके धर्म में, समाज में, संस्कृति में। ये जो मूलभूत परिवर्तन हुए थे, इन्हीं परिवर्तनों को सामूहिक रूप से हमने पुनर्जागरण कहा। ये आप ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? कीवर्ड्स आपको बता रहा हूं। पहला कीवर्ड रहेगा इसमें 13वीं से 16वीं शताब्दी, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा।
कौन सा ड्यूरेशन है? 13वीं से 16वीं शताब्दी। कहाँ हुआ था मेरे मित्र? ये मध्य यूरोप में हुआ था। 13वीं से 16वीं शताब्दी में मध्य यूरोप में हुआ था। क्या हुआ था? बौद्धिक और उदार सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था मेरे मित्र? बौद्धिक तथा उदार सांस्कृतिक आंदोलन था। सीधे डेफिनेशन आएगी आपके पास। क्या था? बौद्धिक तथा उदार सांस्कृतिक आंदोलन था। इसके अंतर्गत हुआ क्या था? एक एक बात ध्यान रखना। आप जैसे कि आप देखते हैं कि अपने पद्म अवार्डी होते हैं, कला में मिलता है, साहित्य में मिलता है, या हम 12 जो अपने सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान कर लोगे तो इसको भी लिख लोगे। जैसे कला में परिवर्तन हुआ, साहित्य में परिवर्तन हुआ, विज्ञान में परिवर्तन हुआ, धर्म में परिवर्तन हुआ, समाज व संस्कृति में मूलभूत जो परिवर्तन हुए, इन्हीं को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। एक बार डेफिनेशन को पुनः क्लब कर लें। 13वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में, मध्य यूरोप में, इसको मध्य को मैं ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मध्य 13वीं व 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में बौद्धिक था उदार सांस्कृतिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म, समाज, संस्कृति के क्षेत्रों में जो मूलभूत परिवर्तन हुए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या हो गया साहब? आपका पुनर्जागरण हो गया। अब पुनर्जागरण में एक प्रश्न आता है मेरे मित्र, सीधे मैं क्वेश्चंस को लेते हुए चलूंगा कि ये पुनर्जागरण जो हुआ था वो यूरोप में इटली से स्टार्ट हुआ था। एक सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि भैया इटली से ही क्यों स्टार्ट हुआ था? अच्छा, चर्च कहाँ है? वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी कहाँ है? इटली में। तो एपी सेंटर जो है ईसाई का, वो भैया जो मेन मुख्य उनका केंद्र है वो कहाँ है? वेटिकन सिटी में। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ का एपी सेंटर भारत का कहाँ है? धर्म का राम मंदिर कहते हैं जो बनने जा रहा है। इसी तरीके से चर्च इनका क्या था? एपी सेंटर था। अब इटली में क्या हुआ? कुछ मूलभूत बातें हैं। यदि आर्थिक रूप से वहाँ आप समृद्ध होंगे, हाँ, और आपके पास वहाँ पर बौद्धिक रूप से सशक्त लोग होंगे, आपको राजनीतिक और आर्थिक रूप से आपके ऊपर यदि कम से कम हस्तक्षेप होगा, तो वहाँ आप क्या करेंगे? फ्लरिश करेंगे। तो इसी तरीके से इटली में भी क्या था? कुछ मुख्य बिंदु थे, जैसे कि वहाँ पर ये विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था, यहाँ पर समृद्ध नगर की स्थापना थी, और साथ ही साथ मध्यम वर्ग यहाँ पर बड़ा समृद्ध था। क्योंकि व्यापार समृद्ध था, तो व्यापार की वजह से मध्यम वर्ग भी यहाँ पर समृद्ध हुआ और उसका उदय हुआ। इटली की जो लोकेशन है मेडिटेरियन सी में आप देखेंगे बिल्कुल अपना तुर्की के ऊपर है। क्लियर? जहां से हमारा एशिया स्टार्ट होता है, एशिया के अपना सेंट्रल एशिया स्टार्ट होता है। तो जो पूर्व की संस्कृति है उससे इनका संपर्क रहा, तो विभिन्न विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस कारण भी इटली में ही आपके पुनर्जागरण की शुरुआत थी। क्लियर है? और मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुस्तुनतुनिया का पतन, कॉन्स्टेंटाइन का पतन। क्लियर है? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था 7वां, शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से इटली में हम कहते हैं कि ये प्रमुख कारण रहे जिसके कारण से इटली में पुनर्जागरण इटली में हुआ। क्लियर है? इटली में क्यों हुआ? बिंदु आप तो ये याद रख लेना, आपको इसमें प्रश्न आएगा तो 50 शब्दों का आएगा। ये 5-6 पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, यूं क्यों लिख के आ जाए। क्या था मेरे मित्र? विदेशी व्यापार का क्या था? ये प्रमुख केंद्र था, समृद्ध नगर था। ठीक है? मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ था, और ये भी वहां पर समृद्धशाली भी होने लग गया था। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट एक कुस्तुनतुनिया, क्या? कॉन्स्टेंटाइन का पतन। और कौन से
समृद्ध नगरों की स्थापना थी, मध्यम वर्ग का उदय हो गया, कॉन्स्टेंटाइन का पतन हो गया। हाँ, पूर्व की संस्कृति से संपर्क, पूर्व की संस्कृति से संपर्क। पूर्व की संस्कृति कौन थी? भारत से ही जो ज्ञान विज्ञान अरब के रास्ते होते हुए यूरोप तक पहुंचा था, उसी के बारे में क्या क्लियर है? शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन, ये प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से इटली में ही पुनर्जागरण हुआ। सीधे क्वेश्चन आएगा कि इटली में ही भैया ये बताओ पुनर्जागरण क्यों हुआ? विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जिसकी वजह से समृद्ध नगरों की स्थापना हुई, समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ, पूर्व की संस्कृति से संपर्क हुआ, हाँ, कॉन्स्टेंटाइन का पतन हो गया था, और शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन, ये मुख्य कारण थे जिनकी वजह से इटली में पुनर्जागरण हुआ। अब देखो एक सीधा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, पुनर्जागरण के तत्व। पुनर्जागरण के मोटे मोटे मित्र 3 तत्व हैं या 4 तत्व हैं। सीधे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन क्या मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखना। पुनर्जागरण के तत्व क्या था? पुनर्जागरण भैया जब भी होगा जब आप में कोई उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी। तो ये जो काल था, इस काल में उत्सुकता, जिज्ञासा और खोजी दृष्टि का उदय हुआ था, और साहसिक मनोभावों का उदय हुआ था। 3 कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, मानववाद, व्यक्तिवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये 4 बिंदु आप विशेष रूप से ध्यान रखना। पहला, उत्सुकता, खोजी दृष्टि का उदय, मानववाद, और मित्र व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद। 5वां, धर्मनिरपेक्षता। ये क्या थे मित्र? इसके प्रमुख तत्व थे, पुनर्जागरण के तत्व थे। अब हम सीधे चलते हैं, यूरोप में इसके होने के उत्तरदायी कारण क्या रहे, जिसकी वजह से यूरोप में पुनर्जागरण का उदय हुआ। पहले हमने क्या देख लिया? पुनर्जागरण के हमने डेफिनेशन देख ली। पुनर्जागरण के डेफिनेशन के बाद हमने इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ ये देख लिया। इसके प्रमुख तत्व हैं 5, इनको देख लिया। क्लियर है? उसके पश्चात हम सीधे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूरोप में इसके उदय होने के उत्तरदायी कारण, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। ये भी भैया सीधे 50 शब्दों में आएगा, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, क्लियर है, तो उसमें एक आपसे 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है धर्म युद्ध के बारे में, धर्म युद्धों का प्रभाव। तो पहला ही पॉइंट ये है कि यूरोप में इसके उदय होने का उत्तरदायी कारण पहला क्या है? धर्म युद्धों का प्रभाव। और धर्म युद्धों से क्या आशय? देखो, वैसे तो अपना ये जो पुनर्जागरण हुआ था मेरे मित्र, ये तो हम कहते हैं 13वीं से 16वीं शताब्दी का, लेकिन इसके स्टार्ट होने से पहले उत्तरदायी कारण जो रहे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक कारण क्या रहा? धर्म युद्धों का प्रभाव। क्या हुआ था? 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में, या 11वीं से 13वीं शताब्दी के लगातार, यरूशलेम के बारे में आप जानते हैं। यरूशलेम को लेने के लिए मुसलमान और ईसाइयों, यूं कह लें कि मुसलमान जगत और ईसाई जगत के मध्य युद्ध हुए थे। इन्हीं युद्धों को हम क्या कहते हैं? धर्म युद्ध कहते हैं। तो पहला ही पॉइंट आप ध्यान रखना, यूरोप में उदय होने के यदि मैं उत्तरदायी कारणों की बात करूं तो पहला ही क्या हो जाएगा? धर्म युद्ध का प्रभाव, धर्म युद्धों का प्रभाव। एक बात का ध्यान रखना, 2 नंबर में अवश्य पूछ सकता है। तो धर्म युद्ध से क्या आशय हो गया? 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य में यरूशलेम को लेने के लिए मुसलमान जगत और ईसाई जगत के मध्य होने वाले युद्धों को ही क्या कहते हैं? धर्म युद्ध कहते हैं। स्पष्ट है? तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म के प्रति मान्यताओं का विकास। जैसे कहते हैं ना साहब, हमारा ईसाई सर्वश्रेष्ठ है, हमारा इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, उनकी कुछ मान्यताएं डेवलप होगी, की वजह से भी यूरोप में इसके उदय होने का कारण रहा, धर्म के प्रति मान्यताओं का विकास। और क्या बिंदु है?
एक बिंदु है मेरे मित्र मानववाद। मानववाद के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। मानवतावाद का प्रचार हुआ, मानवतावाद का विकास हुआ, केंद्र बिंदु में मानव आ गया। धार्मिक केंद्र बिंदु से हटके मानव की प्रगति कैसी हुई, मानव का सोच कैसे हो, मानव को कैसे प्राकृतिक अधिकार मिले, कैसे स्वतंत्र हो, ये सारे बात मानवतावाद के अंतर्गत आता है, उसको अपन देखेंगे। तो भी प्रश्न आने की उम्मीद है। और जो कॉन्स्टेंटाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया, रास्ता बंद हो गया। क्लियर है, जिसकी वजह से भी क्या रहा, यूरोप में यहाँ पर इसका उदय हुआ। क्यों हुआ? जैसे कॉन्स्टेंटाइन पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो भैया कुस्तुनतुनिया में जो बौद्धिक जगत की हस्तियां रहती थी, उन्होंने अपने किताब पोथे पांतड़े उठाए और कहाँ चले गए? इटली में चले गए। पार किया मेडिटेरियन सी, मतलब, और वहाँ कहाँ पहुँच गए? इटली पहुँच गए। इटली में भैया फिर जो किताबें लेके गए थे और जो ज्ञान लेके आए थे, उससे वहां पर बौद्धिक जगत का परिष्कार हुआ। तो ये भी एक कारण रहा है पुनर्जागरण होने का। फर्स्ट है कॉन्स्टेंटाइन पर तुर्कों का अधिकार, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार। देखो, इसी दौरान मेरे मित्र एक सबसे बड़ी घटना घटित हुई बौद्धिक जगत में। छापे खाने का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग मशीन का। छापा खाने की मशीन आविष्कार होने से किताबों का प्रोडक्शन, मतलब प्रिंटिंग काफ़ी बढ़ गई, और बढ़ने की वजह से फिर अधिकतर लोगों के पास में साहित्य उपलब्ध होने लगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा किया किसने? छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार। और क्या रहा? देखो, एक इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जैसे कि अपने भी कहते हैं कि संस्कृत जो भाषा थी वो आम लोगों तक संस्कृत साहित्य नहीं पहुंच पाया। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी थी। यहाँ पर भी भाषा और साहित्य क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। वहाँ की जो प्रादेशिक भाषा थी और जो वहाँ का लौकिक साहित्य था, ठीक है, उनको जन जन तक पहुँचाने में एक तो छापे खाने का आविष्कार, और किस भाषा में? वहाँ की प्रादेशिक भाषा में लोगों तक पहुँचाने के कारण से उनका क्या रहा? सोचने, तर्क करने की क्षमता बढ़ी। क्लियर है? भाषा एवं साहित्य, जो लौकिक साहित्य था, इसमें भैया डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रादेशिक भाषा में। डिस्ट्रीब्यूट हुआ मित्र प्रादेशिक भाषा में। और क्या है? साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में नगरों का विकास भी हुआ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे कॉन्स्टेंटाइन कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो ये बेसिकली टोटली डिपेंडेंट थे किस पर? भारत से आने वाले सोना और भारत से आने वाले मसालों पर। मसालों की क्यों आवश्यकता थी? ठंड पड़ती थी तो भैया मसालों से उसको प्रिजर्व भी कर लिया करते थे, ठीक है ना। इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था मसालों का उपयोग होना। कहते हैं ना कि पहले हमारे यहाँ की लौंग तो वहाँ सोने से ज़्यादा महंगी थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, इसने भी उत्तरदायी कारणों में यूरोप में एडिफिकेशन करी थी। नए व्यापारिक मार्गों की खोज। और कौन सा हो गया? देखो, इसी दौरान पे जब पुनर्जागरण की बात चल रही थी यूरोप में, तो उन लोगों में क्या था? राष्ट्रीयता का भी विकास हुआ। तो राष्ट्रीयता का विकास, सीधे पॉइंट देख लो, ये कितने? 7 पॉइंट देख लो। पहला, धर्म युद्धों का प्रभाव। 2 नंबर में आ सकता है धर्म युद्धों का प्रभाव। उसके पश्चात धर्म के प्रति मान्यताओं का विकास। कॉन्स्टेंटाइन पर तुर्कों का अधिकार। छापे खाने का आविष्कार। भाषा एवं साहित्य किसमें आ गए भैया? लौकिक साहित्य को प्रादेशिक भाषा में दिया गया। छापा खाना हो गया, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, और अंतिम राष्ट्रीयता का विकास। ये बिंदु याद कर लेना। साथ के साथ 50 शब्दों में 5 नंबर में यदि प्रश्न है तो यूं का यूं टेक किया जाना, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलें। अब देखो, पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं हैं।
जिनके बारे में भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। एग्जामिनर आपसे ये जो विशेषताएं मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये विशेषताएं कई प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है। क्लियर है? तो जब जो अभी हमने देखा तो उसमें हमें 2-3 बातें ध्यान में आई कि पुनर्जागरण हुआ, इट मीन्स जो पुरानी उनकी परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, उनको उन लोगों ने, वहां के तत्कालीन लोगों ने तर्क और चिंतन की कसौटी पर कसना स्टार्ट कर दिया। यदि आपने कहा कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो भैया हमें बताओ कैसे चक्कर लगाता है। क्योंकि ईसाईयत में बाइबल के आगे आपको सोचने का अधिकार नहीं था, तो जो भी यदि इस प्रकार की बातें करता था जो बाइबल में अनसाइंटिफिक है और वो उसको प्रूव करता था साइंटिफिकली कि रॉन्ग है, तो आपको जिंदा जला दिया जाता था। इतना विविध से इनका इतिहास है। एक ही कमरों में भर भर के सैकड़ों लोगों को जिंदा जलाया है। महिलाओं की इतनी बुरी हालत थी वहां पर। विच हंटिंग, जो आप यहाँ देखते हैं ना, डायन प्रथा इत्यादि, ये तो हमारे यहाँ पे बाद में कुरीतियां आई हैं। वहां पर तो शुरू से ये कुरीतियां रही है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो आजादी के बाद मिला है, अभी वहां पर वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। चलिए, विशेषताएं क्या रही हैं? कुछ विशेषताएं हैं, उनको ध्यान रख लीजिए। पहली विशेषता कि पुनर्जागरण ने क्या किया, मध्ययुगीन धर्म और परंपरा के नियंत्रण से मुक्त होकर तर्क एवं चिंतन की विचारधारा को आगे बढ़ाया। अभी हमने एक पॉइंट देखा था साहित्य वाला, प्रादेशिक भाषाओं और लौकिक साहित्य का इसमें विकास हुआ। अब धार्मिक रूप से जो धर्म के, चर्च के जो नियम कायदे थे, उनकी वजह मानव जीवन के महत्व को स्वीकारा। मानवतावाद की जो बात करी, नवीन भौगोलिक खोज हुए, ये वहां की विशेषताएं हैं। और विभिन्न वैज्ञानिक अन्वेषण भी हुए। और अब क्या, सहज सौंदर्य की उपासना करने लगे। या भौतिक रूप से खाओ पियो मौज करो, इस पर भी चर्चा होने लगी। हम क्या पाते हैं कि वह जो काल था, कौन सा, पुनर्जागरण का। क्लियर है? पुनर्जागरण के काल में हमने देखा कि पहला पॉइंट, तर्क एवं चिंतन की विचारधारा को आगे बढ़ाया। प्रादेशिक भाषा और उस समय में लौकिक साहित्य का विकास हम देखते हैं। मानव जीवन के महत्व को हम स्वीकारा हमने। इंपॉर्टेंट वहां पर जो नवीन भौगोलिक खोजें हुई, नवीन हमने देशों को खोजा, हमसे तात्पर्य यूरोप ने खोजा, वह उसकी विशेषता थी उस काल की। वैज्ञानिक अन्वेषण हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट और प्यारा पॉइंट क्या है, सहज सौंदर्य की उपासना। क्लियर है? मैं इसके कीवर्ड आपके साथ शेयर कर लेता हूं। विशेषताओं में यदि बात करूं मैं, तर्क एवं चिंतन की विचारधारा, मानवतावाद, मतलब कि जो मानव जीवन के महत्व को स्वीकारा। एक हमने देखा साहित्य, ये बहुत बड़ा चेंज था कि आपकी लोक भाषा में साहित्य आ गया। बहुत बड़ा बात चेंज था, ठीक है ना। प्रादेशिक भाषाओं में व्यापारिक मार्गों की खोज, और एक बड़ा प्यारा पॉइंट, सौंदर्य। क्या? सौंदर्य की उपासना। सारे पॉइंट हो गए ना, तर्क चिंतन, मानवतावाद, साहित्य, यही है। क्लियर है ना? व्यापारिक मार्ग की खोज के साथ एक को लिख लो, 3 भौगोलिक खोजें। ये इसकी विशेषता है, ठीक है ना। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, इस पे सीधे से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकता है। चलो साहब, अब देखो, बड़ा क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है
वो आएगा आपसे प्रभाव पूछेगा कि पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा, और इन प्रभावों को जानने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, और इन प्रभावों को हम विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे तो उस पर बड़ा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जैसे कि मैं बात करूं साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, समाज में क्या पड़ा, विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, धार्मिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें देखना चाहिए। सबसे पहला ही हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव। देखो इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्कर के इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, साथ ही साथ मेरे मित्र इस पे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, सीधे 10 नंबर में पूछेगा, वो सीधे 10 नंबर में पूछेगा। जैसे कि पिछली बार आइडियोलॉजी के बारे में पूछा था, बौद्धिक विचार के बारे में पूछा था, इसी तरीके से इस बार आपसे पुनर्जागरण के साहित्य के क्षेत्र में चर्चा के बारे में पूछ सकता है। थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ, फिर हम इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको देख लेंगे। देखो साहित्य के क्षेत्र में आपने सबसे पहले बात क्या देखी कि प्रादेशिक भाषा और लौकिक साहित्य के बारे में हमने देखा। यूरोप में साहित्य का जो सर्जन होता था पहले केवल लैटिन भाषा में होता था या यूनानी भाषा में होता था, जिसको हम कहते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ा रेनेसां का कि साहित्य सृजन किस में होने लग गया, देशी भाषाओं में प्रारंभ होने लगा। देखो पहले जो साहित्य बनता था या छपता था इनका, उसकी विषय वस्तु धार्मिक विषय होती थी, चर्च का विषय होता था, लेकिन उसके स्थान पर अब विषय क्या हो गया, मनुष्य का जीवन और उसका क्रियाकलाप विषय हो गया। साहित्य अब कैसा हो गया, मानवता प्रधान हो गया। आलोचना नहीं कर सकते थे आप पहले, लेकिन इस काल में जो साहित्य बना उसमें उन्होंने आलोचना करनी स्टार्ट कर दी, व्यक्तिवादी हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको प्रूव कैसे करोगे, एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करेंगे। कुछ जो वहाँ के विद्वान हैं उनके नाम आपको ध्यान में आने चाहिए। एक दांते का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, एक पेट्रार्क का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, बुकेशिया का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, एक रेबेलस उसका नाम ध्यान में होना चाहिए। ये तो फ्रांस के थे। ऐसी अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत जोसेफ चौसर का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। ये कुछ नाम है जिनको आपको अवश्य ध्यान में होना चाहिए। इनसे 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। जैसे 2 नंबर में आपसे प्रश्न बन सकता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत हम दांते को कहते हैं। उसकी जो कृति है वह भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। 2 नंबर में सीधे पूछ सकता है। क्या आएगा, डिवाइन कॉमेडी आएगा और आपसे पूछेगा, केवल डिवाइन कॉमेडी लिखा हुआ मिलेगा, अब इसमें आपको लिखना है 15 शब्दों में। डिवाइन कॉमेडी में आप लिखना, डिवाइन कॉमेडी पुनर्जागरण के काल में दांते द्वारा लिखी गई प्रेम गीत संग्रह, या प्रेम गीत संग्रह छोड़ देना आप, तो दांते द्वारा लिखी थी, दांते के ब्रैकेट में लिख देना पुनर्जागरण का अग्रदूत। क्लियर है, उसको ध्यान में आ जाएगा भैया, इसको ध्यान है। दांते की एक पुस्तक और है, डी मोनार्किया, मोनार्किया मतलब राजा के बारे में। और तीसरी इसकी पुस्तक एक विता नोवा, क्या है, विता नोवा। 3 पुस्तक इसकी आप ध्यान रखना, डिवाइन कॉमेडी, डी मोनार्किया और विता नोवा। क्लियर है। और ये विता नोवा जो है, ये सब इसमें कुछ प्रेम गीत संग्रह हैं, वह इसमें इसने डाल रखे हैं। आपको मैंने एक नाम बताया, पेट्रॉक, मानवतावाद का जनक। सीधे पूछेगा मानवतावाद का जनक, 2 मार्क्स में आ जाएगा, 15 शब्दों में लिखना है। तो मानवतावाद का जनक पुनर्जागरण काल में किसको कहते हैं भैया, फ्रांसिस्को पेट्रार्क को कहते हैं, पेट्रॉक को कहते हैं, ध्यान रखना। इसने मेरे मित्र स्थानीय भाषा में प्रेम गीत लिखे थे। माना सौंदर्य की, सहज सौंदर्य की उपासना आ गई थी ना, तो इसने प्रेम गीत लिखे भैया, और टक्सन भाषा में लिखे, टक्सन में है ना, टक्सन में स्थानीय भाषा थी वहाँ की, टक्सन, उसमें लिखे थे। और पेट्रार्क का एक शिष्य था बुकेशिया ने एक पुस्तक लिखी, डेकोमेरान जो पुस्तक थी उसमें कहानियों का संग्रह है, करीबन 100 कहानियों का संग्रह है। इसी बुकेशिया ने एक पुस्तक और लिखी थी, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स। ऐसी रेबल्स की एक पुस्तक थी, पहली पुस्तक, जिसको कहते हैं नया संदेश। ये सारे 2 मार्कर हैं, मैं आपको अब इसके कीवर्ड बता दूंगा, तो उसको आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य में चौसर है, चौसर तो आप सबने सुना होगा, जेफरी चौसर, इसको क्या बोलते हैं, लिटरेचर वाले खूब पढ़ते हैं चौसर के जो पोएम्स हैं। अंग्रेजी काव्य का
पिता। कौन था मेरे मित्र? ये अंग्रेजी काव्य का पिता। तो साहित्य के क्षेत्र में पहला हमने प्रभाव क्या देखा? जो साहित्य किस में हो गया? देसी भाषाओं में आना स्टार्ट हुआ। धार्मिक विषयों की जगह क्या हो गया? मानव प्रधान हो गया, आलोचना प्रधान हो गया, व्यक्ति प्रधान हो गया। ये दो प्रमुख चेंजेस हुए थे। क्लियर कि अब साहित्य कैसे बनने लग गए? मानवता प्रधान, आलोचना प्रधान और व्यक्ति प्रधान होने लग गए। देशी भाषाओं में साहित्य आने लग गया। पहले लैटिन और रोमन भाषा में होता था। और साहित्य सृजन के बारे में हमने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट कर लेना। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कुछ राइटर्स के जो मैंने आपके साथ नाम डिस्कस करे उनको कर लेना। इसको बताना है आपको सबसे पहले दांते। कौन सी बुक है? डिवाइन कॉमेडी की मोनार्की। मोनार्की इंग्लिश में तो ठीक है, अब हिंदी में डी मोनार्की कर, छोटी ही लगा दो। मोनार्की छोटी ही लगा दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। डी मोनार्किया, डिवाइन कॉमेडी, डी मोनार्किया, और तीसरा कौन सा था? वितानोआ। दांते के बारे में पूछेगा तो तीनों पुस्तक लिख देनी है। और इसको हम क्या कहते थे? पुनर्जागरण का अग्रदूत। पुनर्जागरण का अग्रदूत। दांते के बाद पेट्रॉक। पेट्रॉक कौन है मेरे मित्र? मानवतावाद का जनक। किस नाम से जानते हैं? मानवतावाद का जनक। पेट्रॉक ने स्थानीय भाषा दक्षिण में क्या लिखे थे? प्रेम गीत लिखे थे। ये स्थानीय भाषा थी। देखो, मीन्स में क्या, तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्वालिटी वाला पढ़ना है, और उतना भी याद रह गया ना तो काम हो जाएगा। कट ऑफ मालूम है ना कितनी गई थी, फिर भी नहीं आ पाई। उसके पीछे कारण ये था, जो जैसे मेंस में हमने गलतियां करी वो आप गलतियां ना करें, इसलिए मैं इसको बड़ा कॉम्पैक्ट लेके आपके पास आया हूँ। 5-7 बार देख लेना, आपका काम हो जाए। पेट्रोक का शिष्य ओकेशिया, हिंदी में लिख देता हूँ ओकेश। इसकी क्या थी भैया? डेकोमोरन। क्या थी मेरे मित्र? डेकोमेरन, कहानियों का संग्रह था ये। तो कहानियों का संग्रह डेकोमेरन। क्लियर है? हाँ, दूसरी बुक और आप सोच रहे होंगे जो मैंने बोली थी, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स, उसको भी आप देख लेना। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। अगला है फ्रांस का एक और था रेबेलस, आपको मैंने नाम बोला था, नया संदेश। क्या रेबल आदमी है भैया? रेबेलस। कौन सी बुक थी इसकी? नया संदेश। क्या? नया संदेश। इस कृति को हम क्या कहते हैं? जो पहली पुस्तक को क्या कहा? नया संदेश का, रेबेलस। अब इंग्लिश के कुछ राइटर हैं उनकी बात कर लें। इंग्लिश, अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में जेफरी चौसर। जाफरी चौसर, इंग्लिश में तो भैया जेफरी है, जाफरी कर लो आप। क्या? जाफरी चौसर, जाफरे चौसर कर लो। चौसर, ध्यान, चौसर जरूर लिखना। इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी काव्य का पिता। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी काव्य का पिता। इसकी जो कृति है उसको ध्यान रखना, क्या है? कैंटरबरी ट्रेल्स। क्यों याद रखना, अभी मैं आपको बताता हूं। क्या है कैंटरबरी ट्रेल्स? देखो, अंग्रेज वहां पर एक बोली है सेक्शन बोली, सेक्शन।
इन्होंने ये जो लिखा था किस में लिखा था, सेक्शन बोली में लिखा था। और यही सेक्शन बोली आगे विकसित होकर वहां की जो राष्ट्रीय भाषा बनी कौन सी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के उदय के लिए कौन जिम्मेदार है, सेक्शन भाषा ही है। और सेक्शन भाषा कैंटरबरी टेल्स किस में लिखी थी, सेक्शन भाषा में लिखी। क्लियर है, सेक्शन भाषा नहीं बोली बोलेंगे तो ज्यादा ठीक है। जेफरी चौसर हो गया, हाँ। विलियम शेक्सपियर आप सब जानते हैं। विलियम शेक्सपियर क्या था, नाटक लिखता था। और ध्यान रखो उसके नाटक जो होते थे सामंती और मध्यवर्ती समाज के द्वंद्व को प्रस्तुत करते थे। आप सब जानते हैं उसके हैमलेट प्रसिद्ध नाटक है, मैकबेथ है, रोमियो जूलियट है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस। कौन सा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक और नाम ध्यान रखना मेरे मित्र, विलियम शेक्सपियर। एक नाम और छूट रहा है, जेफरी चौसर, विलियम शेक्सपियर, सर टॉमस मूर। ध्यान रखना, आप कई बार आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया मतलब आपने कुछ ऐसा विशेष कोई प्राप्त कर लिया, मतलब आपकी कल्पना में जो आपने सोचा था वो, इसके कहते हैं यार यूटोपिया में मत रहे, धरातल पे आ जा। कहते होंगे आप, शब्दों में डिक्शनरी में देखने मिलता है। सर टॉमस मूर ने यूटोपिया लिखी और उसमें उन्होंने एक आदर्शवादी समाज की कल्पना करी थी। किसने, सर टॉमस मूर। आदर्शवादी समाज की कल्पना करी। स्पष्ट है। देखो पहले हमने फ्रांसीसी कुछ राइटर्स थे उनको देख लिया, इंग्लिश के देख लिया। दो राइटर और ध्यान रख लो, यूरोप के, हॉलैंड के इरास्मस और स्पेन का सर्वेंटीज। दोनों भी ध्यान कर लो, इंपॉर्टेंट है भैया 2 नंबर में। हॉलैंड के इरास्मस और स्पेन का सर्वेंटीज। हॉलैंड का इरास्मस, इरास्मस ने बुक लिखी थी मूर्खता की प्रशंसा। कौन सी, मूर्खता की प्रशंसा। और स्पेन में जो सर्वेंटीज ने लिखी थी सर्वेंट डॉन, डॉन किकजॉट। कौन सी लिखी थी, डॉन किकजॉट। ये दो ध्यान आप ध्यान रखना। क्रिसमस मूर्खता की प्रशंसा और सर्वेंटीज ने डॉन, सर्वेंट से डॉन ध्यान कर लेना, ठीक है। सर्वेंट है भैया, डॉन कोई और है, डॉन किकजॉट। ठीक है, मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि सर्वेंट के किक लगा दी डॉन ने, डॉन किकजॉट। ये पुस्तक का नाम है, सर्वेंटीज ने लिखी थी, डॉन किकजॉट। और इसमें सामंती जीवन पर व्यंग्य किया था सर्वेंटीज में। क्लियर है। और हॉलैंड के इरास्मस ने मूर्खता की प्रशंसा लिखी थी। ये किसके प्रभाव आपने देखे, साहित्य के प्रभाव देखे। एक बार हमने जो किया एक बार देख ले मित्र। ओ, हमने पहले स्टार्टिंग में क्या देखा मित्र, हमने पुनर्जागरण की डेफिनेशन देखी। पुनर्जागरण की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, पुनर्जागरण की डेफिनेशन में हमने देखा कि 13वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में बौद्धिक और जो था उदार सांस्कृतिक आंदोलन हुआ। और वो बता देना आप, साहित्य, विज्ञान, कला। क्लियर। इसमें जो मूलभूत परिवर्तन हुए इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण का रिलेशन यूरोप से है, इसीलिए आया है। और इसीलिए फिर आप सिलेबस में आगे देखेंगे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, क्योंकि वो यूरोप से रिलेटेड है। इस पुनर्जागरण का इफेक्ट आपके फ्रांस की क्रांति भी पड़ेगा, अमेरिका की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उस पर भी पड़ेगा। अब देखो मैंने शब्द बोला, इस पर ध्यान देना। अमेरिका में तो मैंने स्वतंत्रता आंदोलन बोला और वहां पर क्या बोला, फ्रांस की क्रांति बोला। इसको पकड़ के चलना। अगला था इटली में ही क्यों हुआ।
क्या था मेरे मित्र, इटली में क्यों हुआ? तो इटली के लिए हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे। कौन सा? एक तो विदेशी व्यापार का क्या था ये मित्र, प्रमुख केंद्र था। समृद्ध नगर थे यहाँ पे। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। कॉन्स्टेंटाइन कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। पूर्व की संस्कृति से संपर्क हुआ और शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इस कारण से इटली में इसका उदय हुआ। तत्व क्या थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये मेरे को क्वेश्चन बड़ा प्यारा लगता है। पुनर्जागरण के तत्व पूछ लें तो उत्सुकता का विकास हुआ, तर्क शक्ति का विकास हुआ, हर चीज को तर्क की कसौटी पे कसने लग गए। खोजी दृष्टि, अब क्या खोजने लग गए कि भैया यहाँ के अलावा कहीं और भी देखते हैं, हमारे यूरोप के अलावा भी और कहीं जहाँ है क्या। खोजी दृष्टि, मानववाद, व्यक्तिवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये इसके क्या थे मित्र, प्रमुख तत्व थे। यूरोप, यूरोप में उत्तरदायी कारण क्या क्या कारण थे? धर्म युद्ध, धर्म युद्ध मैंने आपको बताया, इसमें मुसलमान जगत और ईसाई जगत में युद्ध हुए थे 11वीं से 13वीं शताब्दी के। कहाँ हुए थे? कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। किसके लिए हुए थे? जेरूसलम के ऊपर अधिकार करने के लिए। इसी को हम धर्म युद्ध कहते हैं। धर्म की मान्यताओं का विकास, कॉन्स्टेंटाइन पर तुर्कों का अधिकार, छापे खाने का विकास, जो वहाँ की भाषा और साहित्य था, तो वो भाषा में किसको यूज में लेने गए? प्रादेशिक भाषा को यूज में लेने लग गए। लौकिक साहित्य का भैया और ये छपाई होने लग गई, जो आम जनता तक भैया बातें पहुंचने लग गई। नए व्यापारिक मार्गों का खोज हुई और राष्ट्रीयता का विकास। फिर हमने ऐसी कुछ विशेषताएं देखी जो हमने अब तक चर्चा करी, वही विशेषता है। तर्क और चिंतन की विचारधारा, मानवतावाद, मतलब मानव जीवन पर विकास बढ़ा भैया। साहित्य प्रादेशिक भाषाओं में होने लग गया, वहां पर व्यापारिक मार्गों की खोज हो गई। सौंदर्य की उपासना और नवीन भौगोलिक खोजें, ये इसकी उस समय की विशेषताएं थी। फिर हमने पुनर्जागरण का प्रभाव देखा, बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। साहित्य के क्षेत्र में देखा, देसी भाषाओं में हमने देखा भाई साहित्य आ रहा है। धार्मिक विषयों की जगह विषय क्या हो गए? मानव प्रधान, आलोचना प्रधान, व्यक्ति प्रधान हो गए। इनको प्रूव करने के लिए हमने बताया कि वहां एक दांते करके था भैया, दांते ने डिवाइन कॉमेडी, डी मोनार्किया और विता नाउ करके पुस्तकें लिखी। पुनर्जागरण का इसलिए इसको अग्रदूत भी कहते हैं, कहते हैं ना, जिसमें आलोचना, व्यक्तिवादी, सारी इसमें आपको दिखाई देंगी बात, स्पष्ट है। फिर आ गया पेट्रॉक, पेट्रॉक को हम मानवतावाद का जनक कहते हैं। टक्सन, प्रेम गीत लिखा। भाषा टक्सन की एक भाषा थी, स्थानीय भाषा थी, यही बाद में जाके अंग्रेजी में कन्वर्ट हुई और राष्ट्रीय भाषा बनी। पेट्रोक का शिष्य था बुकेशिया, बुकेशिया ने बुक लिखी डेकामोरन। डेकामोरन क्या थी? 100 कहानियों का संग्रह था। डेकामोरन क्या था मेरे मित्र? 100 कहानियों का संग्रह था। रेबेलस, नया संदेश, ये सब फ्रेंच के थे, ध्यान रखना ना। फिर अंग्रेजी हमने कुछ राइटर देखे, अंग्रेजी राइटर हमने कौन से देखे? जेफरी चौसर, कैंटरबरी टेल्स इसने लिखी थी, सेक्शन बॉली में लिखी थी, सेक्शन बॉली में, कैंटरबरी, सॉरी, वो मैंने आपको जो पहले बताया था ना, वो थोड़ा उसको चेंज कर लेना। ये जो सेक्शन बॉली है ना, ये हुआ था अमेरिका में, वो ब्रिटेन में जाके अंग्रेजी में कन्वर्ट हुआ था। क्लियर? इसको आप एक बार थोड़ा सा दोबारा ठीक कर। यही जो कैंटरबरी टेल्स जो लिखी थी इसने, चौसर ने, सेक्शन बॉली में, ये आगे विकसित होकर स्थानीय भाषा जो वहाँ की बनी थी अंग्रेजी। अंग्रेजी का उदय किससे हुआ था? सेक्शन बॉली में हुआ था। फ्लो में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे। विलियम शेक्सपियर आप सब जानते ही हैं, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इसकी पुस्तक हैं। ये जो नाटक होते थे उसमें सामंत और मध्यवर्ती समाज, इनमें द्वंद्व को इसने प्रस्तुत किया है। क्लियर है? सर टॉमस मूर ने कौन सी लिखी थी? यूटोपिया, आदर्शवादी समाज की कल्पना करी थी। कौन सी? आदर्शवादी समाज की कल्पना करी थी। हॉलैंड में इरेस्मस था जिसने मूर्खता की प्रशंसा लिखी। स्पेन सर्वेंटीज, इसने डॉन की एग्जॉर्ड लिखी। सामंती जीवन पर इसने व्यंग्य किया था। किसने? स्पेन में तो सर्वेंटीज पुस्तक। स्पष्ट है मेरे मित्र? चलो, तो चल जाता है यार। अच्छा, आगे पेज नहीं इसलिए नहीं बढ़ रहा, सॉरी, मशीन की भी क्या गलती। हमने क्या देख लिया? साहित्य का क्षेत्र देख। अगला देखते हैं साहित्य के बाद
विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव बाद में देखेंगे, विज्ञान से पहले अपन मित्र देख लेते हैं इसमें एक कला पर प्रभाव। कला पर प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है। चलो कला पर प्रभाव देखें। कला पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले तो भैया कला आपको करने ही नहीं देते थे, हालत ये थी, और सेट फंडा था कि आपको चर्च के इन इन बिंदुओं पर आपको कला करनी, इसके अलावा और कोई विषय भी नहीं लेके आने। हाँ, आप सोचो मैं कोई बढ़िया सी सुंदर सी कोई लड़की बना दूँ, कोई पहाड़ी वाड़ी झाड़ी वाड़ी बना दूँ ना, कुछ भी नहीं। विषय ठीक थे, धार्मिक विषय वस्तु, और लेकिन धार्मिक विषय वस्तु सोल रूप से आपको जैसा बताएंगे आपको वैसे ही करना है, उसमें कोई और चेंज नहीं करना। लेकिन उस समय कला में क्या प्रभाव पड़ा? इन्होंने पुरानी परंपरा तर्क और कसौटी पर सबको कस ही रहे थे। नवीन विचारों का, इनके स्वतंत्रता और इनके नवीन विचारों का उद्भव हो रहा था। उसी काल में कला पर यह प्रभाव पड़ा कि जो पुरानी परंपरा थी उसको तो त्याग दिया और उन्होंने एक नई और स्वतंत्र शैली का विकास किया। अब इसमें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि जो नई और स्वतंत्र शैली थी इसमें और पुरानी शैली में क्या डिफरेंस था? कोई डिफरेंस नहीं था। मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि जो पुनर्जागरण कालीन के आपके चित्रकार थे, जो धार्मिक विषय वस्तु थी वो तो नहीं छोड़ी, लेकिन उन चित्रों का प्रस्तुतिकरण कैसा हो गया? मानवीय और लौकिक था, ये ध्यान रखना। अब प्रस्तुतिकरण कैसा हो गया? मानवीय भाव लिए हुए हो गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात। एक दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप, पहले मेरे मित्र ये प्लास्टिक और लकड़ी के फलक काम में लिया करते थे, अब कौन से काम में लेने लग गए? कैनवास को काम में लेने लग गए। दूसरा परिवर्तन ये ध्यान रखना। तीसरा ऑयल पेंटिंग। देखो पहले क्या थी, जैसे वो फ्रेस्को आप देखते ना कि दीवार को सुखा के उस पर करना, गीली दीवार पर करना, लेकिन अब तेल चित्रों का भी इस्तेमाल स्टार्ट हो गया, ऑयल पेंटिंग भी स्टार्ट हो गई। ये ध्यान रखना आप। जब भी कला के बारे में बात आए तो 3 चर्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना। एक रोम में चर्च था सेंट पीटर चर्च, लंदन में था सेंट पॉल, और वेनिस में था सेंट मार्क। कैसे याद करोगे? पीटर को तो भेज दो रोम, ठीक है। क्यों पीट दिया आपने उसको? रोम मतलब क्या कहते हैं इसको? रोमियो बना फिरता था, रोमियो स्क्वाड ने पकड़ा और पीट दिया। तो सेंट पीटर चर्च कहाँ पर है? रोम में। लंदन में कौन है? पॉल, लंदन में पॉल। और वेनिस तो भैया जोरदार मार्क है ही, ठीक है, प्रेस्टीज का मार्क है, भौतिकतावादी का मार्क है वेनिस, तो सेंट मार्क, ये वेनिस। क्लियर? उन्हें एक बार रिपीट कर दूं, क्या 3 चेंजेस हुए थे कला पर? जो पुरानी परंपरा को त्याग करके नई और स्वतंत्र शैली का विकास हुआ, ये नई और स्वतंत्र शैली थी, ठीक है। लेकिन क्या था, जो चित्रकार थे उन्होंने जो धार्मिक विषय वस्तु को तो नहीं छोड़ा, लेकिन उन चित्रों का प्रस्तुतिकरण कैसा हो गया? मानवीय और लौकिक लिए हुए हो गया। तीसरा चेंज क्या मैंने आपको बताया? कैनवास पर चित्रांकन, अब कैनवास का इस्तेमाल करने लग गए, ऑयल चित्रों की परंपरा शुरू हो गई। ये 4 बिंदु ध्यान रखना। 4 बिंदु कौन कौन से हो गई? इसकी बात कर रहे हैं अपन, कला पर प्रभाव। कला पर प्रभाव पे हमने पहला देखा नई स्वतंत्र शैली का उद्भव हुआ। धार्मिक विषय वस्तु तो अब भी लेते थे परंतु प्रस्तुतिकरण कैसा हो गया? मानवीय हो गया, लौकिक हो गया। स्पष्ट है? और क्या बताया मैंने? कैनवास। अब किस पे करने लगे? कैनवास पर चित्रण करने लगे। अब ऑयल चित्र भी बनने लग गए। ये क्या हुए थे? प्रमुख उसके चेंजेस हुए थे। क्लियर? अब इनके जो चित्रकार हैं उनके बारे में देख लें, प्रूव हो जाएगा ना आपकी बातों का। आपको बातों को प्रूव कैसे करोगे? आप बता रहे हो कला में प्रभाव है, तो उसके लिए भैया अपन क्या देंगे?
प्रूव करेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है लियोनार्डो दा विंची, जिस पे प्रश्न भी आया था, इटली का था। ठीक है, चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, वैज्ञानिक भी था, मैथमेटिशियन भी था, इंजीनियर भी था, फिलोसोफर भी था। क्लियर है। इसका प्रसिद्ध चित्र है, 3 प्रसिद्ध चित्र हैं, वो ध्यान रखना, लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स। लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक। पहला चित्रकार लियोनार्डो विंची, बड़ी छोटी में आप देख लेना। ये 3 पुस्तक है, उनको ध्यान रखना है आपको। 3 पुस्तक नहीं, 3 चित्र हैं इसके। पहला लिख देता हूं मोनालिसा, जो आप सब जानते हैं, एग्जाम में पूछा था, द लास्ट सपर, इटली का था, तो वही इटली में ही बनाया था, मिलान में, इटली में। ठीक है, वर्जिन ऑफ रॉक्स, VER आएगा, वर्जिन ऑफ। देखो लास्ट सपर पे दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसकी विषय वस्तु पूछा जा सकता है। सपर क्या होता है, जो आप भोजन करते हैं ना आपस में बैठ के टेबल पे, वही। तो ईसा मसीह जो थे, उनका लास्ट जो टेबल पे बैठ के भोजन किया था इनने अपने 12 अनुयायियों के साथ में, और कहा था कि इन 12 अनुयायियों में से एक अनुयायी जो है, जो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो 12 की सभी की जो भाव भंगिमा थी, उसको दिखाने का इसमें प्रयास किया गया। और अगले कौन से, वर्जिन ऑफ रॉक। वर्जिन ऑफ रॉक्स में जो अपने वर्जिन मैरी है, में जो ईसा मसीह है, शिशु ईशा की सुंदरता और लावण्यता का चित्रण किया। आपने देखा ना, ऐसे वो बैठी रहती है लेके, चित्र देखा होगा एक बालक को, वो ये वर्जिन ऑफ रॉक्स वाला ये चित्र। क्लियर। अगला है माइकल एंजेलो, ये मूर्तिकार भी था, चित्रकार भी था, माइकल एंजेलो। ये सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। बड़ा आ जाएगा तो जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं वैसे के वैसे करके आ जाना। बड़ा आ जाए तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा करके आ जाना। माइकल एंजेलो क्या था, मूर्तिकार था, चित्रकार था। क्लियर है। इसका एक प्रसिद्ध चित्र है, उसको ध्यान रखना, द लास्ट जजमेंट। क्या था, द लास्ट जजमेंट। नेट पे देखना आप। लास्ट जजमेंट क्या है, वेटिकन में एक सिस्टाइन चर्च है, सिस्टाइन चैपल बोलते हैं उसको, की जो छत है, उसकी छत पे इसने कैसे चित्र बनाए, नंगे पंगे से बहुत सारे लोग हैं, है आतंक है, वो कोई पाइप के अंदर घुसा हुआ है, कोई उधर पड़ रहा है, कोई उल्टा लटका रखा है, ऐसे करके वो चित्र है। तो लास्ट जजमेंट जो चित्र है, उसमें क्या दर्शाया गया है, मनुष्य के भय और आतंक से ग्रसित होने को दिखाया गया है। ठीक है। और ये बताया कि भैया कि अब इतना भय और आतंक है मनुष्य पे कि अब कोई और लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, मतलब कि ईश्वर के प्रेम और दया की कोई आशा नहीं है। ये किसमें बताया गया है, लास्ट जजमेंट में बताया गया। दूसरी इसकी थी भैया एक चित्र, पियता डेविड की, वैसे मूर्ति थी, इसने एक मूर्ति बनाई थी पियता करके, पिता पिता बोलते हैं उसको, या पियता डेविड बोलते हैं। 15 फीट ऊंची मूर्ति बनाई थी। तो इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम है, आप ध्यान रखना। कौन सा, द लास्ट जजमेंट चित्र, ठीक है, द लास्ट जजमेंट। और दूसरा याद रखना है आपको, इतना ही लिख लेना, पियता डेविड। क्या, 15 फीट ऊंची मूर्ति थी, ठीक, 15 फीट ऊंची मूर्ति थी। ये आपके आंसर के शॉर्ट नोट्स भी बनते जा रहे हैं, ध्यान रखना आप। क्लियर है ना। लास्ट जजमेंट कहाँ था, वेटिकन में, साइन चैपल, साइन चैपल पर
ठीक है। तो लास्ट जजमेंट में ध्यान रखना, मनुष्य के भय और आतंक से ग्रसित है, ये चित्र यहाँ पे दर्शाया था, तथा ईश्वर के प्रेम और दया की अब कोई आशा नहीं है। ये बेसिकली जो चित्रण किया गया था इसके बारे में दिखाया। क्लियर है। और माइकल एंजेलो ने एक बात और कही थी, उसको और ध्यान रख लेना। उसने बोला था कि मनुष्य को ईश्वर देवी शक्ति मानता था, ये ईश्वरी देवी शक्ति मानता था, और कहता था कि प्रभुता की जो सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है वो मनुष्य है। ये कौन बोलता था? माइकल एंजेलो। ये प्रभु ने कोई सबसे सुंदर कोई कृति, भगवान ने जो अपनी अभिव्यक्ति बताई है इस धरती पर, सबसे अच्छी अभिव्यक्ति कौन है? मनुष्य। ही कौन कहता था? माइकल एंजेलो कहता था। आपने मैडोना का नाम सुना ही होगा, ठीक है। राफेल विमान का भी नाम सुना होगा। राहुल गांधी राफेल में किसको घुमा रहा है? मैडोना को घुमा रहा है। ये जो मैडोना का चित्र आप देखते हो, किसने बनाया? सब राफेल ने बनाया। किसने बनाया? राफेल ने बनाया। अब कुछ प्रमुख मूर्तिकार हैं, उनको भी ध्यान कर लो। प्रमुख मूर्तिकार एक आपका है गिबर्ती, क्या गिबर्ती है? गिबर्ती आपको सुनने को मिलता हुआ, लॉरेंजो गिबर्ती, डोनाटेली और एंजेलो। माइकल एंजेलो तो आपने देख लिया, गिबर्ती, डोनाटेलो, टल्लो कर लो यार, अंग्रेजी में क्या लिखोगे, है ना। ठीक है, डोना भी आपको कहीं मिलेगा, ड की जगह द भी मिल जाएगा, कहीं डोना तेली भी मिल जाएगा, इंग्लिश में डोना टेली बोलते हैं, कहीं आपको ये भी मिल जाएगा दोनों तेली, या ओ की मात्रा नहीं मिलेगी, दोना तेली। क्लियर। ये दोनों भी क्या थे मित्र? मूर्तिकार थे। और इन्होंने जो मूर्ति बनाई उसमें एक शैली का नाम बड़ा फेमस है, कौन सा? गौथिक, गौथिक कला शैली। ये जो एक एक शब्द बोल रहा हूं ना मित्र, इन सब में मार्क्स के नंबर, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। गौथिक कला शैली पूछ लिया, अब बताना पुनर्जागरण काल में प्रमुख मूर्तिकार लॉरेंजो गिबर्ती व डोनाटेली के द्वारा जो चित्र बनाए गए, वह शैली गौथिक कला शैली आप लेंगे। ठीक है। और मूर्तिकार का नाम आ जाएगा तो माइकल एंजेलो को नहीं भूलना है। कौन सी? पिता या पियता डेविड, 15 फीट ऊंची मूर्ति बनाई थी। ये हो गया आपका कला पर। कला पर प्रभाव हमने विज्ञान के क्षेत्र में कितने रूढ़िवादी, कितने दक्यानुसित है, आपको भी ध्यान में आएगा। मिनट मिनट में यदि बाइबल के खिलाफ बोल दिया तो जला दिया करते थे ये लोग, ठीक है ना। तो भारत की संस्कृति से ही इन्होंने बाद में सीख के अपने आप को डेवलप किया। आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, धर्म जागरण, वो धर्म जागरण वाला, जब धर्म सुधार वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान आ जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ? देखो, पुनर्जागरण काल में सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो मनुष्य था वह धर्म के नियंत्रण से मुक्त हो गया। पहले उनके जाल में फंसा हुआ था चर्च के जो पादरी वगैरह थे, तो सोचना स्टार्ट कर दिया, तर्क चिंतन स्टार्ट कर दिया, और पुनर्जागरण के काल में इनको स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर मिला। तो जब स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर मिला तो बताओ साहब क्या क्या इन्होंने नए अन्वेषण किए। ध्यान रखना, कुछ 4-5 नाम आपको बता रहा हूं, और उसमें कुछ चीजों का आप ध्यान रखना। जैसे जो मैं आपको देश बता रहा हूं ना, उसको भी ध्यान रखना। जैसे कि कॉपरनिकस है, कॉपरनिकस को आप जानते हैं, उसने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। उसने बोला साहब हमने तो बहुत पहले दे दिया था, और ये जो ज्ञान है यहीं से सब इनके पास गया था, कॉपरनिकस के पास। भास्कराचार्य, ब्रह्मस्फुट, इन सब के जो आप देखेंगे कन्वेंशन, वो इसी रास्ते से वहां पहुंचे थे। कॉपरनिकस पोलैंड का था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था।
जब इसको डाटा की बकवास क्यों करता है, बाइबल में तो लिखा हुआ है कि नहीं सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो ये साहब शांत बैठ गए, ठीक ठीक है। फिर इसी का एक ब्रूनो करके था, ठीक है, वो पादरी था, पादरी सिंह, हाँ मतलब ब्रूनो करके एक और वैज्ञानिक था। उसने क्या बोला, उसने जो ये कॉपरनिकस का सिद्धांत था उसका इसने अनुमोदन कर दिया, और बट्टा बोला कि नहीं ये बिल्कुल सही है, माना, और नहीं कि नहीं 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 गलत है। रोम में जो पादरी लोग थे उन्होंने क्या किया, इसको जिंदा जला दिया, मिनट मिनट में जिंदा जलाते थे मित्र। फिर ये तो बात थी पोलैंड की। जर्मन में कैप्लर, कैप्लर आपने बहुत सुना होगा, हाँ। इस कैप्लर ने बाद में जर्मन ने कॉपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि करी थी, और उन्होंने तो केवल क्या किया था, अनुमोदन किया था, उसको जिंदा जला दिया था। लेकिन बाद में जो ये धर्म सुधार आंदोलन हुए उस समय क्या काफी एजिटेशन बढ़ गया था, ध्यान रखना। तो कैप्लर कौन था, जर्मन था। मार्टिन लूथर किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैप्लर के सिद्धांत, कॉपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि किसने करी थी, कैप्लर ने करी थी, वो जर्मनी का था। न्यूटन आप सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, उसको ध्यान रखना आप, देकार्ते, 2 नंबर में पूछ लेगा देकार्ते, आपको बताना है कि भैया फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक था देकार्ते। उसने क्या किया था, बीज गणित का ज्योमेट्री में प्रयोग किया था, बीज गणित का ज्यामितीय प्रयोग किया था। इसी तरह से गैलीलियो का नाम लिख देना, इटली का था। गैलीलियो कहाँ का था, इटली का था। ये देश में आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब उस पट्टे ने, एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि लास्ट सपर कहाँ पर चित्र है या कहाँ पर चित्र बनाया, तो भैया आपको ये देश भी ध्यान होने चाहिए। क्लियर है। गैलीलियो कहाँ का था, इटली का था। पेंडुलम का सिद्धांत दिया उसने, वायु मापन सिद्धांत दिया, दूरबीन, दूरबीन का आविष्कार इसी ने किया था। एक विलियम हार्वी का नाम ध्यान रखना, जिसने रक्त परिवहन, रक्त संचलन अपना, उसके बारे में बताया। ये मोटे मोटे नाम है विज्ञान के क्षेत्र में, इनको आप ध्यान रखना। एक बार बता दूं आपको, धर्म के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन, क्लियर है, स्वतंत्र चिंतन और अपने विचार इन्होंने रखे। कैसे प्रूव करोगे, एक एक करके ध्यान रखना। कॉपरनिकस कहाँ का था, पोलैंड का था। क्या दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। उसके बाद कौन था, ब्रूनो। ब्रूनो ने क्या किया था, कॉपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी, पुष्टि नहीं अनुमोदन कर दिया था। कैप्लर, कैप्लर कहाँ का था, जर्मन था। इसने क्या किया था, कॉपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी। ये कहाँ का था, पोलैंड का था। ठीक, मैं क्यों ये देश बता रहा हूं कि भैया आपको ध्यान में आ जाएगा पूरे यूरोप में इसका प्रभाव हुआ था, एक ही जगह नहीं हुआ था। क्लियर है। न्यूटन का नाम लिख देना, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इसने बताया था। इंपॉर्टेंट, देकार्ते, देकार्ते, फ्रांसीसी गणितज्ञ। कौन था ये, फ्रांसीसी गणितज्ञ था, ठीक है ना। और देखो वहां पर पहले जो भी गणितज्ञ है, चित्रकार, ये सब दार्शनिक तो होते ही होते थे। तो दार्शनिक तो कोई भी आ जाए साथ में और जोड़ देना, चित्रकार दार्शनिक, क्लियर, मूर्तिकार दार्शनिक, गणितज्ञ दार्शनिक। क्या किया था देकार्ते ने, बीज गणित का ज्यामितीय, ज्यामिति प्रयोग किया। क्लियर है। विलियम हॉर्वी, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तत्व। गैलीलियो कहाँ के थे साहब, ये इटली के थे, दूरबीन का इन्होंने आविष्कार किया। ये 3 हो गए। चौथा इंपॉर्टेंट, मानवतावाद, जिसके बारे में आपसे चर्चा कर
मानव श्रेष्ठ है, मानवतावाद, ठीक है ना। पुनर्जागरण से जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ वो मनुष्य का दृष्टिकोण होना ही था। सोच ही सब कुछ होती है। मनुष्य की जो दिलचस्पी थी पहले किसमें थी? ईश्वर में थी। ईश्वर के बारे में सोचता था, जैसे चर्च वाले कहते थे वैसे काम करता था। उसके अलावा उसकी सोच उन्होंने बढ़ाई नहीं रखी थी। ध्यान रखना, मानवतावाद में आप ये लिखना कि पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक प्रभावित मनुष्य का दृष्टिकोण हुआ। मनुष्य की दिलचस्पी किसमें थी? ईश्वर में, हाँ सॉरी ईश्वर में थी, ठीक है। अब क्या हो गई इसमें? अब ईश्वर से हटके मनुष्य के बारे में सोचने लगा वो। मानवतावादी चिंतकों ने ऐसे धार्मिक ग्रंथों से बोला इनसे भैया दूर हटो, आध्यात्मिकता को क्या करो? तिलांजलि दो, और भौतिकतावादी जीवन के बारे में सोचो कि भौतिक सुखों में ही क्या है? जीवन का सार है। सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, मानव प्रेम, इसमें चलो, क्लियर है, और भौतिक सुखों का आनंद लो, यही जीवन का सार है। तो मानवतावाद के बारे में आ जाएगा तो क्या क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग ऐसे ही करना, पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक प्रभावित मनुष्य का दृष्टिकोण हुआ। कीवर्ड लिख रहा हूं, मनुष्य का दृष्टिकोण हुआ। ईश्वर से हटके विषय किस पर आ गया? अब मनुष्य पर आ गया। किस पर आ गया मेरे मित्र? मनुष्य पर आ गया। मनुष्य की दिलचस्पी ईश्वर से हटके किस पर हो गई? मनुष्य में हो गई। जो मानवतावादी चिंतक थे उन्होंने क्या बोला? धार्मिक ग्रंथों के वैराग्य और आध्यात्मिकता को तिलांजलि देने की बात करी। धार्मिक ग्रंथों से वैराग्य और धार्मिक ग्रंथों से वैराग्य और तिलांजलि देने की, ठीक है, स्पष्ट है। आध्यात्मिकता को तिलांजलि, और क्या बोले मानवतावादी चिंतक? इनको तिलांजलि दो, और तिलांजलि देकर क्या बोले? सौंदर्य, माधुर्य, मानव प्रेम, और क्या बोला? इनमें आओ भैया, किसमें? भौतिक सुख। यही क्या है? मानव जीवन का सार है। यही क्या है? मानव जीवन का सार है। ये इनने स्वीकार किया। कह रहे इंपॉर्टेंट है, इस पे आ सकता है 50 शब्द भी आ सकते हैं, 15 या 20 शब्द जो लिखने 2 मार्कर में भी आ सकता है। ये मानवता आ जाए तो सीधे आप ये स्टार्ट करना, क्योंकि भैया मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये बात कि एनसीईआरटी और आरबीएसई में ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये यूं का यूं है। अपना फालतू दिमाग मत लगाना, इसलिए बड़ा मैं सटीक चल रहा हूँ ना, इधर उधर की फालतू बात इसलिए नहीं कर रहा कि एग्जामिनर जो चाहिए वो लिख लें भैया, बाकी की कहानी तो बाद में कभी कर लेंगे। पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक प्रभावित मनुष्य का दृष्टिकोण हुआ। मनुष्य की दिलचस्पी ईश्वर में ना होकर मनुष्य में हुई। मानवतावादी चिंतकों ने धार्मिक ग्रंथों के वैराग्य तथा आध्यात्मिकता को तिलांजलि देकर सौंदर्य, माधुर्य, मानव प्रेम और भौतिक सुखों को ही जीवन का सार स्वीकार किया। इतना लिख देना पूरे में से पूरे। स्पष्ट है मेरे मित्र? कोई समस्या? मानवतावाद कौन सा था अपना? चौथा पॉइंट था, ये ध्यान रखना। जो प्रभाव की बात कर रहे थे ना अपन, ये प्रभावों में ध्यान रखना, कला में, साहित्य में, विज्ञान में और मानवतावाद में। क्या आप ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट आप ध्यान और रखना, पुनर्जागरण के परिणाम की यदि मैं बात करूं लास्ट में, परिणाम पे भी पूछ सकता है, पुनर्जागरण के परिणामों के बारे में बताइए। क्लियर है? सबसे बड़ा परिणाम तो क्या हुआ कि आपको अभिव्यक्ति की भावना का विकास हो गया। पहले तो दबा के कुचल के रख रखा था चर्च ने। आपको धार्मिक रूप से बाहर सोचने की आपको आजादी नहीं थी।
अब आपका दृष्टिकोण भौतिकवादी हो गया कि साहब अब तो हमारे लिए भी जिएंगे, गाड़ी घोड़ा इकट्ठा करेंगे, बढ़िया कपड़े लत्ते पहनेंगे, तुम्हारी तरह थोड़ी हमेशा बस काला कपड़ा सफेद कपड़ा पहन के घूमते रहे। हाँ, व्यापार करने की आज़ादी नहीं थी, बहुत सारी आपके ऊपर बंदिशें थी, वो सब तोड़ने की बात चालू हो गई थी। तो अभिव्यक्ति की भावना का विकास हुआ, वो हमने साहित्य में देखा। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, और जो पुरातन था उसके प्रति मोह भंग हुआ, और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। देखो एक्चुअली इनका जो पुरातन पद्धति जितनी भी थी ना, वो अनसाइंटिफिक थी। हमारे यहाँ पे साइंटिफिक थी, इसलिए आज उसकी साइंटिफिक वैलिडेशन निकल निकल के आ रही है। इनको तो खाना खाना नहीं आता था, नंगे घूमा करते थे, तब हमारे यहाँ पर ऐसे कपड़े बनते थे जो अंगूठी से निकल जाया करते थे। हमारे यहाँ के जो आप स्थापत्य कला देखोगे, गंगई कोंडा चलम त्रिपुरा का जो मंदिर है, जगन्नाथपुरी के मंदिर देख लो आप, इन मंदिरों को आप देख लोगे तो दांतों तले अंगली दबा लोगे इनकी मूर्ति कला और शिल्प कला को देख के, कहीं नहीं अड़ते थे। हाँ, ये तो अब आप देख लो 16वीं शताब्दी, आज से 500-600 साल पहले इन्होंने ये सब काम स्टार्ट किए। हमने 700 बीसी, बीसी में भी हमने तो स्टार्ट कर दिए थे, जब आपने अशोक का और इनका चंद्रगुप्त काल के आप देखेंगे स्तूप देखेंगे, और आप देख लीजिए 700 ईसी में, 800 ईसी में तो ऐसे ऐसे मंदिर, सूर्य मंदिर है आपका, गंगई कोंडा चोलम मंदिर है, अर्जुन की तपस्या वाला महाबलीपुरम है, वो देख लो। चोलों के जो आप साम्राज्य में जाके देखो मंदिरों को, दांतों तले अंगली घुमा दबा लोगे आप, इतनी जबरदस्त वैज्ञानिकता है, ऐसी ऐसी इन्होंने कलाकृति बना रखी। अजंता एलोरा की केव्स में जाके देख लो। हाँ, चलिए तो मित्र, अपना ये पुनर्जागरण वाला टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। उसके बाद अगला अपन देखेंगे धर्म सुधार वाला। चलो, राम राम।